संस्कृति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई 16 जून को, उसमें जो है 2024 प्रीलिम्स के इतिहास खंड, इतिहास और कला एवं संस्कृति के पेपर का डिस्कशन करेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे गए जीएस में, जिसमें भारतीय इतिहास खंड से डायरेक्ट 10 प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो आज हम इन सभी प्रश्नों का आपके साथ डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन सा उत्तर सही है और कौन सा गलत है, तो क्यों गलत है। तो इसका हम पूरा डिटेल आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, ये सेट ए पर ये डिस्कशन जो सेट ए है उस पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था, जिसमें ऑप्शन है नायपुत्र, शाक्य मुनि, तथागत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2 और 3, सी में है 1, 2 और 3, डी में है उपर्युक्त में से कोई भी गौतम बुद्ध के उपनाम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस पर विचार करें जो इसमें नाम दिए गए हैं, तो नायपुत्र जो है ये महावीर स्वामी का उपनाम है, महावीर स्वामी का उपनाम है, जबकि शाक्य मुनि और तथागत ये गौतम बुद्ध का उपनाम है, गौतम बुद्ध का उपनाम है। इस आधार पर अगर हम देखें तो इसमें 2 और 3 आपका सही हो जाता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में अगर हम देखें तो विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेस्ट, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा शाक्य मुनि, तथागत, यानी करेक्ट आंसर इज बी, 2 और 3 ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेट ए में 54 प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यह सेट ए का 55वां प्रश्न है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, राज्य और विवरण है, ठीक है। तो इसमें पहला है चंद्रकेतुगढ़, उड़ीसा। तो चंद्रकेतुगढ़ जो है उड़ीसा में नहीं है, बल्कि ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। तो इसलिए ये पहला गलत हो जाएगा, राज्य से ही गलत हो जा रहा है। दूसरा है इनाम गांव। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो जोरवे संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है इनाम गांव, और ये ताम्रपाषाणिक स्थल है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड देखें तो उपर्युक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित होती है, तो 2 तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो एलिमिनेशन मेथड देखें तो ए और बी में 2 है, ठीक है, और इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ए ऑलरेडी गलत है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसमें आपका एलिमिनेशन मेथड काम करेगा इस प्रश्न में। हालांकि हम आगे भी देख लेंगे। मंगडू का संबंध केरल से है और ये महापाषाणिक स्थल है। महापाषाण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि महापाषाण जो होते थे ये कब्र या समाधि हैं जो बड़े बड़े पत्थरों से बनाई जाती थी। 3 प्रकार के कब्र या समाधियां होती थी, जिन्हें शिस्ट, डालमेन और मेनहिर के नाम से जाना जाता था। जमीन के अंदर जो आयताकार कब्र होती थी उसे शिस्ट कहते थे, जबकि जमीन के ऊपर जो कब्र बनाई जाती थी उसे डॉलमेन कहा जाता था। जब उस पर एक पत्थर स्तंभ लगा दिया जाता था तो उसे मेनहिर कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से मंगडू केरल में है, जो कि महापाषाणिक स्थल के रूप में जाना जाता है। सालिहुंडम ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन यहाँ शैलकृत गुफा मंदिर नहीं मिले हैं, बल्कि यहाँ से कुछ बुद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें केवल अगर 1 और 2 से ही आपका उत्तर निकल जा रहा है, लेकिन ये पूरा डिस्कशन के लिए मैंने बता दिया आपका कि किस आधार पे ये सही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में देखें, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आर्कियोलॉजिकल साइट, स्टेट एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विच ऑफ द एबव रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 और 3, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से 55 का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी, ठीक है।
ये मध्यकाल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, जिसमें ऑप्शन है कृष्णदेव राय, नरसिम्हा सालू, मोहम्मद शाह तृतीय और यूसुफ आदिल शाह। तो भटकल में जो किला बना है वो कृष्णदेव राय और पुर्तगालियों के बीच में एक संधि हुई थी 1510 ईस्वी में, और इसी संधि के माध्यम से कृष्णदेव राय ने अल्बुकर्क को अनुमति दी थी कि वो भटकल में किला बना सकता है। तो इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय, यानी ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। इसी तरीके से अगर इंग्लिश में देखें तो हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? Correct answer is A, कृष्णदेव राय। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला प्रश्न है हमारा कि कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्नवालिस के संबंध में पूछ रहा है। ठीक है, कि कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। दूसरा है कि बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। ठीक है, तो इसमें जो पहला है कार्नवालिस, अगर कार्नवालिस के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है तो इस प्रश्न को कॉमन सेंस के आधार पर भी आप सही कर सकते थे कि कार्नवालिस का संबंध रैयतवाड़ी बंदोबस्त से नहीं है। इस आधार पे आपका पहला ही गलत हो जाएगा। कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण में बंगाल में इसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। 1790 में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी, जिसे 1793 में अस्थायी बंद कर दिया गया था। जमींदारों से लगान संबंधी समझौता जमींदारों से किया गया था। जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था और यह कहा गया था कि अगर एक निश्चित तिथि के निश्चित सूर्यास्त के पहले अगर जमींदार भू राजस्व की राशि या लगान नहीं दे पाता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता। तो यानी दो क्या है, पूरी तरीके से सही है। तो उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसमें हो जाएगा बी, यानी केवल दो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, इसी तरीके से अगर इंग्लिश में भी देखें तो विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कार्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग, तो करेक्ट आंसर इज बी, 2 ओनली। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि उपनिषदों में कोई नीति कथा पैराबल नहीं है। ठीक है, नीति कथा का जो अर्थ होता है वो संवाद या दृष्टांत से है। ठीक है, तो उपनिषदों में कहा जा रहा है कि कोई नीति कथा या पैराबल नहीं है। दूसरा है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। ठीक है, तो दरअसल पहला जो कथन है कि उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि उपनिषदों में ऐसे कई दृष्टांत हैं जहां पे नीति कथा या इस तरीके के संवाद के वर्णन है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क गार्गी संवाद है, जिसमें याज्ञवल्क गार्गी को बार बार चुप कराने का उल्लेख किया गया है कि बार बार चुप कराते हैं। और इसी तरीके से कठ उपनिषद में अगर देखें तो यम नचिकेता संवाद है। तो इस तरीके से बहुत सारे संवादों से उपनिषद भरा पड़ा है। तो पहला कथन हमारा ये गलत हो जाएगा कि उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, जबकि उपनिषदों में नीति कथा है, ऐसे संवाद या दृष्टांत विद्यमान है। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई। दरअसल उपनिषदों को हम जो है, उपनिषद जो हैं ये वेदों की दार्शनिक व्याख्या है। वेदों की दार्शनिक व्याख्या, वेदों की दार्शनिक व्याख्या करने के लिए उपनिषद की रचना की गई और इन्हें जो है वेदांत भी कहते हैं। वेदों का अंत, जहां वेदों का अंत हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उपनिषद वेदांत
कहला रहे हैं, ठीक है। जबकि पुराणों को अगर हम देखें तो ये वैदिकोत्तर रचना है, वैदिकोत्तर रचना है, ठीक है। तो इस तरीके से उपनिषद जो है वो पुराणों से पहले रचे गए। तो इस आधार पे आपका उत्तर हो जाएगा कि कौन से सही हैं, तो केवल दो, यानी केवल दो सही है, यानी उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम इसकी व्याख्या देखें, इस प्रश्न को देखें, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, ये इनकरेक्ट है, गलत है आपका। उपनिषद वे आर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास, ये करेक्ट है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट, तो हो जाएगा ओनली 2, यानी बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलें। अगला प्रश्न है हमारा कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था, ठीक है। ये यूनेस्को में सम्मिलित हैं और कौन सा इसमें नवीनतम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है छऊ, तो छऊ नृत्य को 2010 में शामिल किया गया था। दुर्गा पूजा, कोलकाता की दुर्गा पूजा, इसे 2021 में शामिल किया गया है। गरबा नृत्य, इसका संबंध गुजरात से है और देवी दुर्गा की पूजा से संबंधित है, और इसे जो है 2023 में शामिल किया गया है। जबकि कुंभ मेला, इसे 2017 में शामिल किया गया। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो सबसे नवीनतम है वो है गरबा, यानी सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अगर इंग्लिश में हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, करेक्ट आंसर इज सी, गरबा डांस, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत, यह ध्यान दीजिएगा, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, दूसरा स्टेटमेंट है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया, ठीक है। तो देखिए उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही हैं, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमें। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि इसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ, परिसंघ की स्थापना की बात की गई थी, तो पहला करेक्ट है। लेकिन दूसरा, रक्षा और विदेशी संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया, यह ठीक नहीं है। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के बाहर रखा गया, ठीक है। तो दूसरा हमारा गलत है। ये एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न आया है। ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे, बिपिन चंद्रा द्वारा जो लिखी गई है ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 की, उसमें जब 1935 का एक्ट देखेंगे तो 6वें 7वें लाइन में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इस आधार पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, केवल एक सही है। विथ रेफरेंस, इंग्लिश में अगर देखें, विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसमें जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है। इसमें भास का पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल प्रकृति का लग रहा है, लेकिन अगर इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कौन सी नाटककार भास की रचना है। काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम व्यायोगा और महाभाष्य। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि काव्यालंकार ये भामह की रचना है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, तो ये भरत मुनि की रचना है। पतंजलि का महाभाष्य है। और इस तरीके से मध्यम व्यायोगा या मध्यम व्यायोगा ये जो है भास की रचना हो जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसी तरीके से अगर इंग्लिश में देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भास, तो करेक्ट आंसर इज शी, मध्यमा व्यायोगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक हैं, मतलब किस पर उन्होंने टीका लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सर्वास्तिवाद विनयम। ठीक है, इस पे इन्होंने टीका लिखा है। उपिंदर सिंह के बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इसका उल्लेख है कि सर्वास्तिवाद विनय पर संघभूति ने टीका लिखा। ठीक है, अब देखिए प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है ये नागार्जुन की रचना है। विशुद्धि मग ये बुद्ध घोष की रचना है। ललित विस्तर ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर इसकी रचना की है। तो इस तरीके से सर्वास्तिवाद विनय पर जो है संघभूति ने जो है टीका लिखा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसी तरीके से अगर इंग्लिश में अगर हम देखें तो संघभूत एन इंडियन बौद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल टू चाइना एट द एंड ऑफ द 14th century AD वाज द ऑथर ऑफ ए कमेंट्री ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सर्वास्तिवाद विनया। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर सूची की लिस्ट जारी की गई है इसमें हमें विचार करना है। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसला के पवित्र मंदिर समूह, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। उपर्युक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया? ठीक है, तो देखिए शांति निकेतन ये 2023 में शामिल किया गया। रानी की वाव इसे 2014 में शामिल किया गया है। होयसला के पवित्र मंदिर समूह इसे भी 2023 में शामिल किया गया है। और बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिषद इसे 2002 वर्ष 2002 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो उपर्युक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया? तो 1 और 3 ये 2 हैं स्थल हैं जिसे वर्ष 2023 में शामिल किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर इंग्लिश में देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। शांति निकेतन, रानी की वाव, सेक्रेड एंसेंबल ऑफ द होयसला, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। करेक्ट आंसर इज ओनली 2 यानी 1 और 3 ये जो है 2023 में शामिल है, जबकि रानी की वाव 2014 और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया ये 2002 में। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ओनली 2, बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से 9 प्रश्न परीक्षा में पूछे गए और इस बार आयोग का जो पैटर्न था वो अपने पुराने पैटर्न की तरफ दिखाई दे रहा था। जो परिवर्तन आपको पिछले विगत कुछ वर्षों में नजर आ रहे थे, ये जो आरंभिक समय में यूपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा जाता था उसी पैटर्न पे कुछ कुछ आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पूरे प्रश्न का जो है आपका हो गया है डिस्कशन और हमें उम्मीद है कि आपके पेपर अच्छे हुए होंगे। तो इस तरीके से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।